क्लास 12th केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण अवक्रियाओं को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये अवक्रियाएं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कुछ नेम रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहली रिएक्शन है वुटज अवक्रिया। ये वुटज अवक्रिया को समझेंगे यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल भाषा में वुटज अवक्रिया लिखी हुई है और इस रिएक्शन को उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आप देखेंगे वुटज अवक्रिया क्या है। यहाँ पे लिखा है जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को वुटज अवक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड के दो अणु, एक अणु और एक ये दो अणु हैं। एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और ये क्या बना, NaX सोडियम हैलाइड बनेगा। यहाँ से एल्किल हैलाइड से दोनों एल्किल समूह निकलेंगे और दोनों एल्किल समूह मिलके एल्केन बनाएंगे और दो Na सोडियम धातु हैं, दोनों X से क्रिया करेंगे और 2NaX सोडियम हैलाइड बनाएंगे। नीचे उदाहरण लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे R एल्किल समूह है और X हैलोजन है। तो एल्किल समूह की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, CH3 C2H5 जो भी आपकी इच्छा है ले सकते हैं। यहाँ पे मैथिल समूह CH3 लिया गया है तो R की जगह CH3, X की जगह पे I ले लिया है। यहाँ पे तो मैथिल आयोडाइड लिया है। मैथिल आयोडाइड के दो अणु हैं, एक ये और एक ये। दोनों अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं तो दोनों मैथिल समूह मिलकर क्या बनाएंगे, एथेन बनाएंगे। दोनों मैथिल समूह मिलकर के क्या बनाएंगे, एथेन। और सोडियम जो है दोनों आयोडीन से क्रिया करेगा और सोडियम आयोडाइड बनाएगा। इस अवक्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं, वुटज अवक्रिया के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इस अवक्रिया का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे दूसरी रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, दूसरी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये वुटज फिटिंग अवक्रिया। वुटज फिटिंग अवक्रिया को भी बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ लिखा गया है, नीचे रिएक्शन लिखी हुई है और उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। वुटज फिटिंग अवक्रिया क्या है, जब एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। वहां पर आपके एल्किल हैलाइड के ही दो अणु थे, यहाँ पे एक अणु एल्किल हैलाइड का है और एक अणु एरिल हैलाइड का है। दोनों अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एल्किल एरीन बनेगा। बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं और यहाँ पे जो सोडियम है वो दोनों X दोनों हैलोजन से क्रिया करके सोडियम हैलाइड बनाएगा। नीचे उदाहरण देखें, R एल्किल समूह है तो R की जगह पे मैथिल समूह CH3 ले लिया गया है। X हैलोजन है तो हैलोजन की जगह पे I ले लिया है, आयोडीन। सोडियम धातु के साथ क्रिया करेंगे, दो अणु हैं आपस में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी तो क्या बनेगा, C6H5CH3 टाइलुइन बनेगा। जो बेंजीन रिंग है C6H5, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, मैथिल समूह CH3 जुड़ेगा। इस यौगिक को हम टाइलुइन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे NaI बनेगा, साइड में 2Na है और दोनों I आपस में क्रिया करेगा, 2NaI बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा। ये अवक्रिया आप देख रहे हैं, इस अवक्रिया को हम कहते हैं वुटज फिटिंग अवक्रिया। क्या कहते हैं, वुटज फिटिंग अवक्रिया। आप चाहें तो इस अवक्रिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी रिएक्शन की ओर। तीसरी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है कैनिजारोव क्रिया। तीसरी रिएक्शन कौन सी है, कैनिजारोव क्रिया। कैनिजारोव क्रिया है तो इसको भी सिंपल भाषा में लिखा गया है, आप कैनिजारोव क्रिया को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, वह अवक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु, एल्डिहाइड के दो अणु कौन से एल्डिहाइड, ब्रैकेट में लिखा है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें वह अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो तो ऐसे एल्डिहाइड के दो अणु को कास्टिक क्षार के सांद्र विलयनों के साथ अवक्रिया कराने पर, अब आप कहेंगे कि एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो यहाँ पे नीचे अवक्रिया में लिखा गया है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो समझिएगा, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह
जिन कार्बन से जुड़ा होता है और उस कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन हैं तो उन सभी हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एल फॉर्मेल्डिहाइड में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है CHO। अब CHO किस कार्बन से जुड़ा है? यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड में CHO किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे जब कार्बन अनुपस्थित है तो अल्फा हाइड्रोजन भी अनुपस्थित हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसे एल्डिहाइड के दो अणु को कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ अवक्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। दो एल्डिहाइड के अणु हैं तो एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरे अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर सोडियम पोटेशियम लवण बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा सोडियम लवण बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट जिसका नाम है। इस अवक्रिया को कैनिजारो अवक्रिया कहते हैं। ये कैनिजारो अवक्रिया है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसे एल्डिहाइड के दो अणु लेने हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक क्षार की उपस्थिति में क्रिया करानी है। तो एक अणु एल्कोहल में परिवर्तित होगा और दूसरा अणु पोटेशियम कैल्शियम लवण बनाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम कैल्शियम लवण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम सोडियम यहाँ पे NaOH लिया है तो सोडियम लवण प्राप्त होगा, KOH लेंगे तो पोटेशियम लवण HCOO प्राप्त होगा। इनमें से कोई एक प्राप्त हो जाएगा। नीचे भी रिएक्शन लिखी हुई है। बेंजेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पे ले लिया है बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं तो ये भी NaOH से क्रिया करेगा। बेंजेल्डिहाइड के दो अणु NaOH से क्रिया करेंगे तो बेंजिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम बेंजीओएट बनेगा। अब आप देखेंगे सीधे ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु NaOH कास्टिक क्षार के साथ क्रिया करके अल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण बनाते हैं। आप चाहें तो इस अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन चौथी रिएक्शन आपको यहाँ पे दे रखी है। देखिए कार्विल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है कार्विल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भी बड़ी सिंपल भाषा में लिखा गया है, फिर उसके बाद उदाहरण द्वारा रिएक्शन द्वारा समझाया गया है। देखिएगा प्राथमिक एमीन को एल्कोहली KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करते हैं तो तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। कार्विल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आपको इस अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो याद रखनी है वो है आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में दुर्गंध युक्त पदार्थ है आइसोसाइनाइड, वो प्राप्त होता है। तो आप देखिएगा प्राथमिक एमीन को एल्कोहली KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ पे देखिए एथिल एमीन है, ये प्राथमिक एमीन है। इसको एल्कोहली KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे क्या बन रहा है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, कार्विल एमीन अभिक्रिया कहेंगे। KCl और H2O भी बन रहा है और इस अभिक्रिया को पूरी तरीके से संतुलित किया गया है। आप यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। पांचवी रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, आप लोग देखिएगा राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी सिंपल भाषा में लिखा गया है और नीचे रिएक्शन द्वारा समझाया गया है। आप लोग देखिएगा फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 333 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 333 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एल्डिहाइड देता है, मुख्य उत्पाद के रूप में देगा। इस अभिक्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। नीचे अभिक्रिया को समझाया गया है, आप लोग देखिएगा फिनॉल है, क्या है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करेगा कास्टिक सोडा NaOH की उपस्थिति में। टेम्परेचर रहेगा 333 केल्विन टेम्परेचर पर। फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या मुख्य उत्पाद के रूप में बनाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनाएगा। NaCl बनेगा और H2O बनेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ये 5 रिएक्शन देखी। अगली रिएक्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे और आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।